नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, भारत के चारों ओर मतलब तीनों चारों तरफ जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनमें अ, छात्र आंदोलन कर रहे हैं और सरकार वहाँ पर बदल रही है। और एक जो कॉमन बात यह है कि छात्रों में से जो जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो कोई भी सत्ता को काबिज नहीं करना चाहता है। और वहाँ पर किसी और को मतलब वो बनाया जाता है तात्कालिक या अंतरिम प्रधानमंत्री या अध्यक्ष जो भी है वहाँ की वहाँ का जो संविधान कहता है उस तरह से। और उसमें सेना का जो है प्रमुख रोल होता है, मतलब कमान सेना के हाथ में रहती है। जो भी वहाँ पर प्रधानमंत्री या वो बनता है वो पपेट टाइप का है। जैसे पाकिस्तान में आप देख लीजिए, पाकिस्तान में तो खैर ये शुरू से रिवाज ही रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में जिस तरह का अभी खेल हो रहा है उसमें मतलब पूरा आप देखिए कि सेना उसमें लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार होने के बावजूद वहाँ पर सेना ही प्रमुख रोल प्ले कर रही है। इसी तरह बांग्लादेश में भी वहाँ पर अंतरिम सरकार बनी और फिर वहाँ जो गोटाबाय थे उनको भगाया और फिर वहाँ पे सेना ने ही हस्तक्षेप किया और फिर दूसरे को बनाया। बांग्लादेश में भी यही हुआ। भले से यूनिट सरकार है वहाँ पर, लेकिन है सेना के अंडर में ही, या सेना ही वहाँ पर मुख्य है। नेपाल में भी यही होने वाला है कि अंतरिम अंतरिम प्रधानमंत्री अब तक बन गया होगा या नहीं बना होगा, तो बन जाएगा कि वहाँ चल रहा है नाम वहाँ। तो लेकिन वो जो है वहाँ पे भी सेना ही काम कर रही है। तो ये एक पैटर्न लग रहा है कि छात्र आंदोलन करते हैं, सेना हस्तक्षेप करती है और फिर सेना काबिज हो जाती है। फिर वहाँ एक कठपुतली सरकार बन जाती है। अब वो कठपुतली सरकार किसकी है ये अभी सीक्रेट है। अच्छा, मैं ये आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ। ये भी भारत के पड़ोस का एक देश है। उसमें अभी पिछले 3-4 महीने से बड़ा आंदोलन चल रहा है। वो सितंबर तक चला, जून से लगा करके। और ये है इंडोनेशिया की तस्वीर। इंडोनेशिया में भी छात्रों ने आंदोलन किया इसी तरह से, और भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म और ये गैर बराबरी और मानव अधिकार और इन सब बातों को लेकर के, तो उसकी वो तस्वीर थी। अब ये मैं आपको एक और तस्वीर बताता हूँ। ये देखिए, ये भी इंडोनेशिया की तस्वीर है और ये भी इंडोनेशिया की तस्वीर है। तो आज हम इंडोनेशिया पे ही बात करेंगे दोस्तों, कि वहाँ आ, अभी जो आंदोलन हुआ वो क्यों हुआ और उसके क्या कौन लोग थे आंदोलन करने वाले, परिणाम क्या निकले। और वहाँ सत्ता तो नहीं बदली और सत्ता बदलने के लिए हुआ भी नहीं था वो आंदोलन, लेकिन कुछ कुछ ये हमारे पड़ोसी देशों का जो आंदोलन हो रहे हैं उसी तरह का ये आंदोलन भी था। व्यापक युवा विरोध विरोध में प्रदर्शन हुए। राष्ट्रपति के प्रबोवो सुबियांतो की सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष का परिणाम थे। ये आंदोलन फरवरी से शुरू होकर सितंबर तक जारी रहे और इनका उद्देश्य शासन परिवर्तन या तख्तापलट नहीं था, बल्कि लोकतांत्रिक सुधार, सामाजिक न्याय और नागरिक अधिकारों की बहाली था। तो ये एक अलग तरह का आंदोलन था, लेकिन था छात्रों का ही और उसी तरह से डिजाइन किया हुआ था। आंदोलन के प्रमुख कारण जो हैं, सांसदों में क्यों भत्तों की वृद्धि कर दी और जबरदस्त 50 लाख रुपया, लगभग $3,000 मासिक आवास भत्ता मिलने की खबर है ने जनता में आक्रोश पैदा किया, क्योंकि ये राशि जकार्ता के न्यूनतम वेतन से भी लगभग 10 गुना अधिक है।
मतलब एक तरफ आप न्यूनतम वेतन दे रहे हो, मान लीजिए 3 रुपए, तो आवास भत्ता दे रहे हो सांसदों को 30 रुपए। तो इतना जो डिफरेंस है, वो उससे नाराज होकर के वहाँ के छात्रों ने आंदोलन किया। आर्थिक संकट और सरकारी नीतियां, महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं में कटौती कटौती ने आम जनता को प्रभावित किया। साथ ही सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में बजट में कटौती और रक्षा खर्च में वृद्धि ने असंतोष को बढ़ाया। तो ये जो मुख्य कारण है, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसमें बजट कम कर रहे हैं और जनता इससे प्रभावित है। और रक्षा खर्च में वृद्धि की है, मतलब हथियार तो ज़्यादा खरीदेंगे और लेकिन लोगों को सुविधाएं कम देंगे। राजनीतिक असंतुलन और सैनिकरण, सरकार द्वारा सैन्य अधिकारियों को नागरिक प्रशासन में नियुक्त करने के कदम ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए। मतलब सेना को एडमिनिस्ट्रेशन में लगा दिया तो नेचुरली लोकतंत्र तो खतरे में पड़ ही जाएगा। और पुलिस की भी वहाँ पर जो है बहुत ज़बरदस्त बर्बरता थी, उसके कारण भी इन प्रदर्शनकारियों ने वहाँ पर गहरा आक्रोश था। और लेकिन ये तख्ता पलट की तैयारी नहीं थी, ये आंदोलन तख्ता पलट की तैयारी का हिस्सा नहीं था। ये एक लोकतांत्रिक विरोध था जिसमें छात्रों, श्रमिकों, नागरिक समाज के समूहों ने शांतिपूर्ण तरीके से सरकार की नीतियों का विरोध किया। हालांकि सरकार ने इन प्रदर्शनों को राजद्रोह और आतंकवाद के रूप में वर्णित किया और भारी पुलिस बल का प्रयोग किया। इसका उद्देश्य शासन परिवर्तन नहीं था। सरकार ने इस आंदोलन के बाद कई मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। मुलियानी, इंद्रावती और सुरक्षा मंत्री बुद्धि गुनान शामिल हैं। मतलब एक तरह से सत्ता परिवर्तन भी हो सकता था अगर ये इसका मतलब इन आंदोलनों में इन मंत्रियों का हाथ हो सकता है, इसलिए इनको बर्खास्त कर दिया। पुलिस ने बहुत ज्यादती की वहाँ पर, सैन्य बलों का भी अत्यधिक उपयोग हुआ और सैकड़ों लोगों को की गिरफ्तारियां हुई, कई मौत भी हुई। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संगठनों ने पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की, स्वतंत्र जांच की मांग की। कुल मिलाकर यह आंदोलन शासन परिवर्तन की कोशिश नहीं बल्कि लोकतांत्रिक सुधार और नागरिक अधिकारों की बहाली की मांग थी। हालांकि सरकार कठोर प्रतिक्रिया और स्थिति जटिल बना दिया। तो दोस्तों, ये जो हमारे चारों तरफ जो आंदोलन हो रहे हैं उसमें अभी इंडोनेशिया भी है, म्यांमार भी है, थाईलैंड भी है और कंबोडिया, फिलीपींस, इनमें भी बहुत तनावपूर्ण स्थिति है। मलेशिया का तो मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें इस तरह से चल रही हैं। तो ये एक तरह से सबक भी है दूसरी सरकारों को कि अगर आप नहीं सुधरे, नेपोटिज्म ख़त्म नहीं किया, अपने खर्चे कम नहीं किए, सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स कम नहीं किए, जनता के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए अगर प्रयत्न नहीं किए और उन पे निवेश नहीं किया, तो आपकी सरकार भी हिल सकती है, जा सकती है और बदल सकती है। तो ये वीडियो यहीं इसी पॉइंट पर हम समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को जोड़ें और सोशल ग्रुप्स में डालें।
कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।